भारत में जमीन से जुड़े विवाद बहुत आम हैं। बहुत से लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन विरासत में प्राप्त करते हैं या कई वर्षों से किसी जमीन पर कब्जे में रहते हैं। लेकिन जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब उन्हें अचानक यह एहसास होता है कि उनके पास जो दस्तावेज हैं, वे वास्तव में कानूनी स्वामित्व साबित नहीं करते। गांवों में और यहां तक कि शहरों में भी लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर उनके पास 7/12 एक्सट्रैक्ट, म्यूटेशन एंट्री, टैक्स रसीद या बिजली बिल जैसे दस्तावेज हैं, तो जमीन अपने आप उनकी हो जाती है। लेकिन कानून में यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। भारत की अदालतों ने कई बार स्पष्ट किया है कि कुछ दस्तावेज स्वामित्व साबित करते हैं, जबकि कुछ दस्तावेज केवल जमीन के कब्जे या उपयोग को दर्शाते हैं। इसलिए हर संपत्ति मालिक के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि स्वामित्व के दस्तावेज और कब्जे के दस्तावेज में क्या अंतर है। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप यहां दिखाए गए जीपे QR कोड को स्कैन करके 59 रुपये या 119 रुपये की छोटी सी राशि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी UPI ऐप के माध्यम से देकर इस चैनल की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाने और आम लोगों तक सही कानूनी जानकारी पहुंचाने के मेरे प्रयासों को और मजबूत करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, कौन से दस्तावेज जमीन का कानूनी स्वामित्व साबित करते हैं, कौन से दस्तावेज केवल कब्जा या उपयोग दिखाते हैं, अगर कोई आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले तो कौन से सबूत महत्वपूर्ण होते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है, और सिविल कोर्ट के माध्यम से कौन सा कानूनी उपाय उपलब्ध है। आइए इन सभी विषयों को एक एक करके समझते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड स्वामित्व का सबसे मजबूत दस्तावेज। जमीन के स्वामित्व को साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रजिस्टर्ड सेल डीड होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार अचल संपत्ति का हस्तांतरण सामान्यतः रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक रजिस्टर्ड सेल डीड में सामान्यतः निम्नलिखित विवरण होते हैं: विक्रेता और खरीदार का नाम, संपत्ति का विवरण और सर्वे नंबर, जमीन का क्षेत्रफल और सीमाएं, बिक्री मूल्य, हस्तांतरण की तारीख। जब यह दस्तावेज सब रजिस्ट्रार के सामने पंजीकृत हो जाता है, तब खरीदार उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन जाता है। अधिकांश संपत्ति विवादों में अदालतें रजिस्टर्ड टाइटल डीड को स्वामित्व का प्रमुख और सबसे मजबूत प्रमाण मानती हैं। गिफ्ट डीड या वसीयत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति। संपत्ति का हस्तांतरण हमेशा बिक्री के माध्यम से ही नहीं होता। एक सामान्य तरीका गिफ्ट डीड है, जिसमें मालिक बिना किसी भुगतान के अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से दे देता है। गिफ्ट डीड को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए सामान्यतः रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है। एक अन्य तरीका वसीयत विल है, जिसमें कोई व्यक्ति यह घोषित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किस प्रकार बांटी जाएगी। वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद लाभार्थी वसीयत की शर्तों के अनुसार संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वसीयत या गिफ्ट डीड स्वामित्व का मुख्य दस्तावेज बन जाता है। पैतृक संपत्ति या उत्तराधिकार से प्राप्त जमीन। भारत में जमीन प्राप्त करने का एक बहुत सामान्य तरीका पैतृक संपत्ति या उत्तराधिकार भी है। पैतृक संपत्ति सामान्यतः वह संपत्ति होती है जो पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी बिना विभाजन के चली आती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार मालिक की मृत्यु के बाद निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति में अधिकार मिल सकते हैं: पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार के माध्यम से कानूनी वारिसों को प्राप्त हो सकती है। उत्तराधिकार के बाद सामान्यतः वारिसों के नाम म्यूटेशन या दाखिल खारिज के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तविक स्वामित्व अधिकार उत्तराधिकार कानून से उत्पन्न होता है, केवल म्यूटेशन एंट्री से नहीं। यदि परिवार के सदस्यों के बीच हिस्से को लेकर विवाद हो तो वे सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल कर सकते हैं।
अदालत सभी साक्ष्यों को देखकर प्रत्येक वारिस का हिस्सा निर्धारित कर सकती है और विभाजन डिक्री पारित कर सकती है। म्यूटेशन एंट्री, खतावनी या दाखिल खारिज। जब जमीन बिक्री, उत्तराधिकार, गिफ्ट या अन्य माध्यमों से हस्तांतरित होती है तो नए मालिक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। कई राज्यों में इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है: खतावनी, दाखिल खारिज। म्यूटेशन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक होता है। इससे सरकार अपने रिकॉर्ड अपडेट करती है और उस व्यक्ति से भूमि राजस्व वसूलती है जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत यह है: म्यूटेशन एंट्री स्वामित्व अधिकार पैदा नहीं करती। यह केवल सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करती है। यदि यह एंट्री गलत तरीके से या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो तो इसे चुनौती देकर सुधारा जा सकता है। इसलिए म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड का प्रमाण है, लेकिन स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। 7/12 एक्सट्रैक्ट, खाता, पट्टा और आरटीसी। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के भूमि रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में इसे 7/12 एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। कर्नाटक में इसे आरटीसी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, टेनेंसी एंड क्रॉप्स कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पट्टा कहा जाता है। कई शहरों में नगर निगम के रिकॉर्ड को खाता कहा जाता है। इन रिकॉर्ड में सामान्यतः निम्नलिखित जानकारी होती है: जमीन का सर्वे नंबर, जमीन का क्षेत्रफल और वर्गीकरण, कृषि भूमि के लिए फसल की जानकारी, उस व्यक्ति का नाम जो कब्जे में दर्ज है। ये रिकॉर्ड मुख्यतः राजस्व और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। ये यह दिखा सकते हैं कि किसका नाम कब्जे में दर्ज है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से स्वामित्व साबित नहीं करते। सरकारी सर्वे और भूमि रिकॉर्ड। सरकारी विभाग कई अन्य भूमि संबंधित रिकॉर्ड भी रखते हैं, जैसे सर्वे मैप, गांव का नक्शा, भूमि वर्गीकरण रजिस्टर, राजस्व आकलन रिकॉर्ड। ये दस्तावेज जमीन के इतिहास, स्थान और सीमाओं को समझने में मदद करते हैं, लेकिन ये अपने आप में कानूनी स्वामित्व स्थापित नहीं करते। टैक्स रसीद और भूमि राजस्व रसीद। बहुत से लोग यह मानते हैं कि यदि वे नियमित रूप से भूमि कर या भूमि राजस्व भरते हैं तो वे जमीन के मालिक बन जाते हैं। लेकिन कानून में यह धारणा गलत है। टैक्स रसीद केवल यह साबित करती है कि किसी व्यक्ति ने सरकार को भुगतान किया है। यह स्वामित्व साबित नहीं करती। अदालतें ऐसी रसीदों को सामान्यतः केवल कब्जे के सहायक प्रमाण के रूप में मानती हैं। बिजली बिल और अन्य कब्जे के प्रमाण। कई बार लोग निम्न दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं: बिजली बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, नगर निगम के रिकॉर्ड। ये दस्तावेज यह दिखा सकते हैं कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति का उपयोग या कब्जा कर रहा है, लेकिन कानूनी दृष्टि से ये केवल कब्जा या उपयोग साबित करते हैं, स्वामित्व नहीं। अदालतें इन्हें केवल कब्जे के सहायक प्रमाण के रूप में मानती हैं। डिमार्केशन रिपोर्ट, महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य। कई भूमि विवादों में मुख्य समस्या यह होती है कि जमीन की सही सीमा क्या है। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारी डिमार्केशन सर्वे कर सकते हैं। डिमार्केशन रिपोर्ट से पता चल सकता है: जमीन की सही सीमाएं, क्या किसी ने अतिक्रमण किया है, विवादित क्षेत्र का वास्तविक माप। ऐसी रिपोर्ट अदालत में महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य बन सकती है। अवैध कब्जे के साक्ष्य। यदि कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है तो उचित साक्ष्य इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। उपयोगी साक्ष्य हो सकते हैं: स्थानीय गवाहों के बयान, जमीन के फोटो और वीडियो, तारीख और समय वाले चित्र, पुलिस या राजस्व अधिकारियों को की गई शिकायतें, उन शिकायतों की प्राप्ति रसीद। ये दस्तावेज यह दिखाने में मदद करते हैं कि सही मालिक ने शुरू से ही अवैध कब्जे का विरोध किया था। धारा 163 बीएनएसएस के तहत निवारक उपाय। यदि जमीन के कब्जे को लेकर विवाद शांति भंग होने की संभावना पैदा कर रहा हो तो व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निवारक कार्रवाई की मांग कर सकता है।
इसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर सकता है, पुलिस जांच का आदेश दे सकता है, स्थानीय जांच करवा सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि विवाद के समय वास्तव में किसका कब्जा था। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया है, तो वह वास्तविक कब्जेदार को कब्जा वापस देने का आदेश दे सकता है। लेकिन यह आदेश अस्थायी होता है और स्वामित्व का अंतिम निर्णय नहीं करता। सिविल कोर्ट का उपाय कब्जा वसूली का मुकदमा। अवैध कब्जेदार से जमीन वापस पाने का सही कानूनी उपाय है सिविल कोर्ट में कब्जा वसूली का मुकदमा, सूट फॉर पोजेशन, दाखिल करना। अदालत निम्नलिखित साक्ष्यों की जांच करती है: टाइटल दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, डिमार्केशन रिपोर्ट, फोटो और वीडियो। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत सही मालिक के पक्ष में कब्जा डिक्री पारित कर सकती है। कोर्ट डिक्री का निष्पादन। जब अदालत कब्जा डिक्री पारित कर देती है, तो अगला चरण होता है डिक्री का निष्पादन, एग्जीक्यूशन। निष्पादन की कार्यवाही में अवैध कब्जेदारों को हटाने का आदेश दिया जा सकता है, पुलिस सहायता प्रदान की जा सकती है, संपत्ति को कानूनी मालिक को वापस दिलाया जा सकता है। इस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक मालिक अपनी जमीन का कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हर जमीन का दस्तावेज समान कानूनी महत्व नहीं रखता। जमीन का स्वामित्व मुख्य रूप से निम्न दस्तावेजों से सिद्ध होता है: रजिस्टर्ड सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत और उत्तराधिकार अधिकार, सरकारी अनुदान, अदालत की डिक्री। जबकि निम्न दस्तावेज 7/12 एक्सट्रैक्ट, म्यूटेशन एंट्री, टैक्स रसीद, बिजली बिल कब्जे का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से स्वामित्व साबित नहीं करते। इसलिए हर संपत्ति मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी संपत्ति के पास सही टाइटल दस्तावेज और अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड दोनों हों। इससे भविष्य में होने वाले कई भूमि विवादों और कानूनी समस्याओं से बचा जा सकता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।